हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस चौथी वीडियो में। इससे पहले हम 3 वीडियो जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर बना चुके हैं और हम आज इसमें गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी वीडियो में अगर हम बात करें तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद इस वीडियो में अगर देखा जाए तो हम आराम शाह, इल्तुतमिश वगैरह इनको पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो है गुलाम वंश को ख़त्म करेंगे। जो भी शासक हैं वो सब जो है इसी वीडियो में हम आज पढ़ लेंगे। तो इस लेक्चर में हमारा जो है गुलाम वंश कंप्लीट हो जाएगा। शासकों के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ, जैसे ऐबक राय, आराम शाह राय, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन रजिया सुल्तान, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह, नासिर, महमूद, बलबन, कैखुसरो, कैकुबाद और क्यूमर्स। क्यूमर्स अंतिम शासक था। तो आइए, इल्तुतमिश जो है इसको हमने पढ़ लिया था, ऐबक को पढ़ लिया था, इल्तुतमिश को पढ़ लिया था। इसके बाद जो भी आगे शासक हैं उनको पढ़ते हैं। हाँ, जो तीसरी वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें हमने केवल ऐबक के बारे में पढ़ा है अभी। तो हम जो है इस वीडियो में आराम शाह, इल्तुतमिश वगैरह यहाँ से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपसे एक निवेदन रहेगा, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज़ को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हम भारतीय संविधान को भी शुरू करने वाले हैं और जीएस के जितने भी सिलेबस है पूरा जो है हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत भी पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे, भारत और विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़ेंगे। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे जीएस के। तो इस वजह से आप भी जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम यहाँ से अब शुरू करते हैं आराम शाह से। तो आराम शाह 1210 ईस्वी में शासक रहा है। तो ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के जो तुर्की सरदार थे उन्होंने तो आराम शाह को शासक घोषित कर दिया, जबकि दिल्ली के जो सरदार थे उन्होंने इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का गवर्नर था, उसको शासक घोषित कर दिया। तो अब यहाँ पे एक ही समय पे 2 शासक बने हैं, यानी लाहौर के सरदारों ने आराम शाह और दिल्ली के सरदारों ने इल्तुतमिश को शासक बनाया है। तो सिंपल सी बात है, एक साथ 2 शासक तो नहीं रह सकते, तो इनमें मतभेद होगा। तो इनके मध्य हुई लड़ाई, जिसको बोलते हैं जूद की लड़ाई। तो ये 1210 ईस्वी में हुई। परिणाम क्या था? इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन गया। नोट पॉइंट भी हमें याद रखना है कि आराम शाह लगभग 8 महीने तक शासक के रूप में रहा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश को, देखते हैं। ये 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा है। इल्तुतमिश की बात की जाए, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, यानी ये रियल फाउंडर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो ऐबक ने जो है अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को, यानी वो शासन प्रशासन लाहौर से चलाता था, जबकि इल्तुतमिश ने पहली बार ऐसा किया, जो अपनी राजधानी कहाँ लेकर आया? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। इसी के साथ, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ बनाई थी? दिल्ली। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐबक की अगर हम बात करें तो ऐबक जो है गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। इस वजह से इसको गुलामों का गुलाम, यानी गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो इसी कारण इसे टाइटल दिया गया, गुलामों का गुलाम भी इसको कहा गया। और इसी कारण मुख्य रूप से इस वंश का नाम भी जो है गुलाम वंश रहा है, क्योंकि इसमें जो शासन करने वाले हैं वो एक किसी न किसी के गुलाम रहे हैं। उस तरीके से इसको नाम गुलाम वंश दे दिया गया। आगे इसी के कार्यों को देखें। इल्तुतमिश के जो कार्य थे, तो पहला कार्य इसका है चालीसा का गठन, यानी जो ऐबक रहा था उसने अपने दरबार में 40 ऐसे सरदारों का ग्रुप बनाया था जो उसकी बातों को समझ सकें, यानी उसके मंत्री आप समझ सकते हो, जो उसकी किसी समस्या पर समाधान दे सकें, उसकी बात को मान सकें, वो सारी चीज़ें थी उसमें। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो ऐसे ही अगर हम देखें तो चालीसा का ये गठन करेगा। तो यहाँ पे तुर्कान चहलगामी, यानी 40 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाएगा जो, मतलब तुर्कान चहलगामी अगर हम देखें तो ये फारसी भाषा का शब्द है, और 40 का मतलब है 40 सरदारों का समूह। क्योंकि ऐबक के समय जो सरदार रहे होंगे तो उनका प्रभुत्व था, और उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए, यानी अपनी तरफ से इसने इन 40 सरदारों को नियुक्त किया, और जो ऐबक वाले थे उनको अलग हटा दिया। तो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसने किया। तो 40 सरदारों का समूह था। 40 है जिसको हम बोलते हैं, इसको फारसी में तुर्कान चहलगामी कहा जाता है। उद्देश्य की बात करें तो क्यों बनाया था? तो गौरी और ऐबक के समकालीन सरदारों के प्रभाव को खत्म करने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि गौरी और ऐबक के समय जो है सरदार थे उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाए। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी नई सरकार बनती है तो उसमें मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी एडवाइस पर जैसे
करते हैं कि कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री। तो सबके अगर हम देखें मंत्रिमंडल में तो अलग अलग व्यक्ति जो है हमें मंत्री देखने मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इल्तुतमिश ने अपनी मर्जी से जो है 40 सरदारों का एक मंत्रिमंडल या हम समूह बोल सकते हैं बनाया, जिसको 40 कहा गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो गौरी के समय जो सरदारों का समूह था तो वो जो है मुइज्जी सरदार थे, यानी मुइज्जी वंश के सरदार थे गौरी के समय। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा गौरी के समय सरदार जो है नियुक्त किए जाते हैं वो किस वंश के थे। तो ऐबक के समय अगर देखा जाए तो कुतुबी वंश के थे, और इल्तुतमिश के समय जो है इलवरी या शमसी वंश के थे। तो इल्तुतमिश के समय कौन से, इलवरी या शमसी वंश के सरदार। दूसरा कार्य देखें इल्तुतमिश का तो एकता व्यवस्था की शुरुआत, यानी जो एकता प्रणाली हम पढ़ते हैं। तो ऐसी भूमि जहाँ से राजस्व वसूला जाता था, राजस्व वसूलने वाली मतलब जहाँ से राजस्व आता था उस भूमि को एकता, और जो राजस्व वसूलता था उसे एकतादार कहा जाता था। अब एकता प्रणाली की वास्तविक शुरुआत अगर देखें तो इल्तुतमिश ने की है। वास्तविक शुरुआत किसने की है, इल्तुतमिश ने। नोट पॉइंट देखें यहाँ पे, एकता से बचे हुए धन को, जो बचा हुआ धन होता था जो भी आ रहा है यहाँ से एकता भूमि से, उसके बचे हुए धन को जो है वापस दिल्ली जो है शासक के पास पहुँचा दिया जाता था, और इस धन को जो है फवाजिल कहा जाता था। जैसे अगर हम देखें कोई भूमि है, यहाँ से जो है किसी व्यक्ति को 100 रुपये प्राप्त हुए, 100 में से 90 रुपये उसकी सैलरी बनती है तो उसने रख लिए, और 10 रुपये जो बचे तो वो राजा को देने होते थे। इसको जो है फवाजिल, यानी ये 10 रुपये क्या है, फवाजिल इसको कहा जाता था। अब एकता प्रणाली की शुरुआत को देखें तो इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद गौरी द्वारा की गई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने समय में ऐबक को हासी एक जगह पड़ती है हरियाणा के हिसार जिले में, वहाँ का एकतादार नियुक्त किया था। लेकिन एकता प्रणाली की वास्तविक शुरुआत का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो अगर आपको जो है ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप भी जुड़े रहिएगा इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्के। तो इसने जो है चांदी के सिक्के चलाए जिनको टका कहा गया, और तांबे के सिक्के चलाए जिनको जीतल कहा गया। ये शुद्ध सिक्के थे, शुद्ध अरबी सिक्के थे जिन पर टकसाल का नाम भी लिखा होता था। तो याद रखेंगे, शुद्ध अरबी सिक्के थे जिन पर टकसाल का नाम भी लिखा होता था। टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर सिक्के बनते हैं उस स्थान को बोलते हैं टकसाल या मिंट। इल्तुतमिश की सेना को देखें तो इसके समय शाही सेना थी एक, जिसको हस में एक कल्ब कहा जाता था, और एक प्रांतीय सेना थी जो प्रांतों को देखती थी। शाही सेना दरबार वगैरह को देखती थी, तो प्रांतीय सेना थी उसे हस में अतराफ कहा गया। जो शाही सेना थी तो शाही सेना का सेनापति कहलाता था सरजानदार। सेना की भर्ती, वेतन, पोशाक, ये सब जो है राजा के द्वारा कार्य किए जाते थे। अब इल्तुतमिश के कुछ अन्य जो है निर्माण कार्यों को देखें तो निर्माण कार्यों में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। यानी अगर हम देखें तो ऐबक के समय एक मंजिल बना था कुतुब मीनार, दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनवाया। तो इस तरीके से निर्माण कार्य इसका पूरा हुआ। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय चौथी मंजिल पर लाइटनिंग हुई, यानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से इसमें दरार आ गई। तो उसकी मरम्मत और एक और मंजिल यानी 5वीं मंजिल का निर्माण वो करवाया था FST ने। तो यहाँ पे पहला कार्य तो ये हो गया कि इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। दूसरा अगर हम देखें तो दिल्ली में नासिरिया और म्यूजिया नामक 2 कॉलेजों की स्थापना कराई। बदायूं में हौजे शमसी यानी एक तालाब था, इसका निर्माण कराया। चौथा, राजस्थान के नागौर जिले में अतारकिन का दरवाज़ा भी इसने बनवाया। इसके बाद नोट पॉइंट पे बात करेंगे तो अकबर ने गुजरात विजय के बाद, यानी अकबर ने गुजरात पर अभियान किया था 1572 में। तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने जो है एक दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, तो जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा गया। दूसरा नोट पॉइंट देखें तो दिल्ली में इसने मतलब 5वां निर्माण अगर देखा जाए इल्तुतमिश का, तो दिल्ली में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद और स्वयं का मकबरा भी इसने बनवाया था। जबकि ये याद रखना है, अकबर ने जो दरवाज़ा बनवाया है यानी बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, तो इस दरवाजे को जो है अतारकिन दरवाजे से प्रभावित होकर ही अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो इल्तुतमिश के दरबारी विद्वान, तो इसमें पहले हैं मिनहाज और सिराज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक पूछी जाती है। पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी किसने लिखी है? मिनहाज और सिराज। इसके बाद हम देखते हैं तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। इससे पहले हम तराइन का पहला और दूसरा युद्ध पढ़ चुके थे 1191 में और 1192 में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इनको भी हमें याद रखना है। अब ये है तराइन का तीसरा युद्ध। तो जैसा कि हमें पता है, पहले तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, और दूसरे में जो है इसका विपरीत हमें उल्लेख मिलता है।
अब तराइन के तीसरे युद्ध के बारे में जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ है। तो इल्तुतमिश और यल्दौज ये दोनों जो है ऐबक के गुलाम हैं, इनके बीच हुआ है। तराइन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यह हरियाणा के करनाल क्षेत्र में पड़ता है, यानी करनाल जिले में, और सरस्वती नदी के किनारे है। इसको भी हमें याद रखना है। परिणाम की अगर बात करें इस युद्ध में, इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराकर उसकी हत्या कर दी। और उस समय अगर देखा जाए तो यल्दौज जो है गजनी वाले क्षेत्र में, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर शासन कर रहा था। तो जब इसकी हत्या कर दी तो इस प्रकार भारत का जो है गजनी से संपर्क समाप्त हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात और हमें यहाँ देखनी है, चंगेज खां का जो आक्रमण है वो इल्तुतमिश के समय हुआ है, यानी उस समय भारत में शासन कौन कर रहा था? इल्तुतमिश। तो चंगेज खां ये बर्बर और एक असभ्य खूंखार व्यक्ति था। तो चंगेज खां का आक्रमण देखें, इसको भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। आइए चंगेज खां के आक्रमण को थोड़ा समझने के लिए पहले मैप का सहारा लेते हैं। तो चंगेज खां मंगोलिया का रहने वाला था, यानी एक मंगोल था। तो अगर हम भारत से देखें तो चीन, चीन के ऊपर मंगोलिया और उसके ऊपर रसिया है। तो मंगोलिया का रहने वाला था और इसने मंगवर्नी नामक व्यक्ति पर आक्रमण किया था। और मंगवर्नी था उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कजाकिस्तान के नीचे ये था उज्बेकिस्तान। तो इस क्षेत्र पर जो है इसने आक्रमण किया और यहाँ का जो उज्बेकिस्तान का शासक था मंगवर्नी, वो जो है भारत की तरफ आया और भारत की तरफ जो है सिंध नदी तक आ गया। तो सिंध नदी जो जाती है, सिंध नदी तक जो है मंगवर्नी आ गया। इसके लिए क्या किया, चंगेज खान ने इल्तुतमिश को बोला कि मंगवर्नी की सहायता ना करे। अपने एक दूत को भेजकर बोला कि मंगवर्नी की सहायता ना करे। अब चंगेज खान ने मंगवर्नी पर हमला क्यों किया, यानी जो मंगोल शासक था उसने मंगवर्नी पर हमला क्यों किया? तो उसका कारण ये था, इसके कुछ व्यापारी वगैरह और गुप्तचर जो है उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी। इस वजह से उसका बदला लेने के लिए मंगोल जो शासक था चंगेज खां, उसने हमला किया मंगवर्नी पर। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। तो चंगेज खां का आक्रमण 1220 से 1221। चंगेज खां जो है मंगोलिया का रहने वाला था। इसका एक और नाम था तिमुचिन। चंगेज खां का नाम था तिमुचिन और मंगोलिया का शासक था। इसने ख्वारिज्म, या भी जो हमने मैप में देखा था उज्बेकिस्तान के शासक मंगवर्नी पर हमला किया। कारण हमें पता ही था कि जो है चंगेज खां के व्यापारी और गुप्तचर कुछ वहाँ पे थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। इस वजह से बदला लेने के लिए चंगेज खां ने आक्रमण किया। इस हमले से बचने के लिए मंगवर्नी भारत की तरफ आया और जो है वो भारत की तरफ यानी सिंध नदी तक आ गया। अगर पूछा जाए किस नदी तक, सिंध नदी तक आ गया। लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चंगेज खां ने उसको अल्टीमेटम दे दिया था कि उसकी सहायता ना की जाए। तो इल्तुतमिश में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का पहले तो शासन क्रम पूछ लिया जाता है, कब से कब तक रही है। तो 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान रही है। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने अयोग्य पुत्रों को न बनाकर अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को बनाया। परंतु हुआ क्या, कुछ जो तुर्की सरदार थे उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र रुनकुद्दीन को शासक घोषित कर दिया। यानी यहाँ पे भी अब दो शासक बन गए, एक तो जो है रजिया सुल्तान और दूसरा रुनकुद्दीन। इस घटना से हताश होकर रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के सामने गई और न्याय की गुहार लगाई। यानी लाल वस्त्र उस समय न्याय मांगने के लिए जो है प्रयोग किए जाते थे। अब दिल्ली की जो जनता ने उसे शासक बनने में सहायता की, तो दिल्ली की जनता की सहायता से वो शासक बनने में सफल रही। अब कुछ व्यक्ति जो कि लगता था रजिया सुल्तान को कि इनका प्रभाव अधिक है और इनको लुभाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद देना अनिवार्य है, नहीं तो वो रजिया सुल्तान को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से कुछ व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया। जैसे एतगीन एक व्यक्ति था जिसे आमिर हासिब इस पद पर नियुक्त किया। इसका मतलब है दरबारी शिष्टाचार विभाग, ये दिया एतगीन को। इसके बाद कबीर खां, ये लाहौर का गवर्नर था, इसे जो है इक़्तिदार बनाया लाहौर का। इसके बाद अल्तुनिया, इसे बठिंडा का गवर्नर बनाया। और जलाउद्दीन याकूत को आमिर आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया सुल्तान ने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद देकर संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन तुर्की सरदारों के हमले के कारण उनका दमन करने के लिए उसे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। इसका फ़ायदा उठाकर कबीर खां और अल्तुनिया ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। तो हम यहाँ इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि रजिया सुल्तान के समय विद्रोह हुए और विद्रोह करने वाले कौन थे? कबीर खां और अल्तुनिया। तो इन विद्रोहों का दमन करने के लिए रजिया सुल्तान गई थी दिल्ली से बाहर। क्योंकि कबीर खां को अगर हम देखें तो कबीर खां जो है
लाहौर का गवर्नर है और अल्तुनिया भटिंडा का, तो उसे इनका दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। इसका लाभ उठाकर इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र था बहराम शाह यानी हम बोल सकते हैं रजिया सुल्तान का भाई, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और अब पुनः शासक बनने के लिए रजिया सुल्तान के सामने एक चुनौती थी, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं सबसे बड़ी जो है उसके सामने दिक्कत ये थी कि वो एक महिला शासिका थी, यानी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी हुई है, और उसका महिला होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो अब वापस पुनः दिल्ली को पाने के लिए उसने अल्तुनिया से विवाह किया था, लेकिन बहराम शाह ने क्या किया कि पंजाब के समीप कुछ डाकुओं से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान इन दोनों की हत्या करवा दी। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान की समाप्ति, और अन्य शासक आगे कौन बना? बहराम शाह। अब हम पढ़ेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये 40 से 42 तक रहा है, यानी रजिया सुल्तान 1236 से 40 और बहराम शाह 40 से 42, यानी ये हम बोल सकते हैं इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था और रजिया सुल्तान का भाई था, जो रजिया सुल्तान की हत्या के बाद दिल्ली का शासक बना। इसने एक नया पद जो है बनाया था अपने समय, नए पद का नाम था नायब या नायब मामलिकात शुरू किया। इस पद का अर्थ था राजा के बाद साम्राज्य का रक्षक। अब इसने सबसे पहले ऐतकीन नामक व्यक्ति को नायब मामलिकात पद पर बिठाया। बहराम शाह ने इसकी शक्ति को बढ़ते हुए देखकर, यानी ऐतकीन की शक्ति को बढ़ते हुए देखकर इसकी हत्या करवा दी। ऐतकीन के बाद इस पद पर जो है शंकर खमी नामक व्यक्ति को बिठाया गया, लेकिन बाद में बहराम शाह ने इसकी भी हत्या करवा दी। अब आगे हमें इस वीडियो में नासिरुद्दीन महमूद, बलबन वगैरह, कैखुसरो, कैकुबाद, क्यूमर्स, इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम जो है इस वीडियो को आज यहीं तक जो है इसमें पढ़ते हैं। आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम गुलाम वंश को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से फिर आपको भी थोड़ा अजीब लग सकता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो धीमे धीमे करके ही सही, लेकिन हम पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप भी लगातार जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।